हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉम्पिटिटिव गाइडर। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग कक्षा 10वीं की गोधूली हिंदी पुस्तक को देख रहे हैं, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग अगले चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, जो आज का चैप्टर 8वां है, जीत जीत मैं निरखत हूँ। इनके राइटर की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज जी इनके राइटर हैं। तो यहाँ से हम आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं किस तरह से आप पढ़ें। तो प्लीज़ आप चैनल को बने रहे, चैनल पे बने रहें और वीडियो को शेयर कर दें सभी दोस्तों के पास। तो चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। चलिए आज के सेशन को शुरुआत किया जाए। तो यहाँ से आज हम लोग बढ़ने वाले, जैसा कि आपको स्लाइड्स में यहाँ से दिखाई दे रहा है, पंडित बिरजू महाराज, ये आपको दिखाई दे रहे हैं इस स्लाइड्स में, ये है पंडित बिरजू महाराज। यहाँ इनकी लिखी गई है जीत जीत मैं निरखत हूँ। अब यहाँ से हम लोग अपने यात्रा को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है कि आज कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची से बन गए हैं। महाराज की अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पनाशील सृजनात्मकता के संयोग से ही यह संभव हो सका है। कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक सौंदर्य बोध और काव्य दिया है। वे कथक के लालायित के कवि हैं, ध्यान रखेंगे, वे कथक के लालायित के कवि हैं। परंपरा की पारमाणविकता की रक्षा करते हुए उन्होंने सृजनात्मक साहस के साथ कथक का अनेक नई दिशाओं में विस्तार किया है तथा यह सिद्ध किया है कि शास्त्रीय कला जड़ या स्थिर नहीं है। जो शास्त्रीय कला जड़ या स्थिर नहीं है, उसमें एक निरंतर गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है। चलिए आगे के पॉइंट्स बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि लखनऊ घराने के वंशज, आप इसको नोट कर लेंगे, लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार में मानो 7 पीढ़ियों का सौंदर्य केंद्रीभूत हो गया है। सौम्य हंसमुख मिलनसार व्यक्तित्व और सहज निष्कपट लगभग बच्चे का भोलापन लिए बिरजू महाराज को देखकर इनकी महान प्रतिभा का अंदाजा लगाना कठिन है, किंतु बात करते करते उनका न जाने कहाँ खो जाना, उंगलियों का निरंतर गिनती में उलझे रहना और अचानक चेहरे पर नितांत शून्य भाव बेचैन करने वाला होता है। अचानक कुछ कौंधता सा है उनकी आंखों में और फिर वही फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, दोहरा बदन, मंझोला कद, चेचक के हल्के दाग और बड़ी आंखों वाला ढीला ढाला व्यक्ति मंच पर एकदम और ही हो जाता है। देखिए, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आपको नोट करने वाली पॉइंट्स जो है वह यही सिर्फ है। यहाँ से बताया गया है कि जो आज के कला प्रेमी हैं वह जनसाधारण ने नृत्य को एक कथक के रूप में देखते हैं, नृत्य के एक पर्यायवाची के रूप में देखते हैं, लेकिन वही बिरजू महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर आप लोग इसमें गतिशीलता, निरंतर गतिशीलता लाया जाए, शास्त्रीय जो कला है, शास्त्रीय जो संगीत है, तो इसमें भी एक नए मोड़ को लाया जा सकता है और एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचा जा सकता है। इनके बारे में यह भी बताया गया है कि ये लखनऊ घराने के वंशज हैं और इनका जो चेहरा है वह हंसमुख है, सौम्य है, मिलनसार व्यक्तित्व और इनके अंदर बहुत तरह के गुण इनके अंदर जो है, उनको देखकर मन में ऐसा लगता है कि ये सच में वैसे इंसान हैं जिनको देखते हुए मन को रोक नहीं पाता है उनसे मिलने को, उनसे बात करने को। तो यहाँ पे ये सभी पॉइंट्स इनके बारे में बताया गया है। इनकी चेहरा पे कुछ दाग है, चेचक की, इनका मुस्कुराहट बदन है, दोहरा बदन है, मुस्कुराहट इनकी फिसलती, इनकी आंखें, चेहरा, बहुत से इनके बारे में डीपली यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे के पॉइंट्स में बढ़िए। तो देखिए, यहाँ से कहता है कि गजब का लोच, फुर्ती और हल्कापन, कथक नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो उठा हो। यह बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यांगना और रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक रसीम वाजपेयी की महाराज से बातचीत किंचित संपादित रूप में अविकल प्रस्तुत है। याद रखेंगे, यह जो है वह उनकी एक शिष्य है जिसका नाम है, यहाँ पे देखिए लिखा, मशहूर नृत्यांगना और रंग कर्म, जिनकी पत्रिका है नटरंग की संपादक रसीम वाजपेयी। याद रखेंगे, इनकी शिष्या का नाम रसीम वाजपेयी है कि बातचीत में उन्होंने ऐसा प्रस्तुत किया है। बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का अंतरंग जीवन उनके आत्मकथनों में झलक उठता है। पाठ के
कुड़स्थ अंत पाठ किन्हीं दो वाक्य रचनाओं के हैं। देखिए यहाँ से इनके जो कहानी यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, यह जो इनकी है इनकी बिरजू महाराज की जीत जीत मैं निरखत हूँ। आप ध्यान रखेंगे यह एक साक्षात्कार है जिसको इंटरव्यू भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। या पूछ लिया जाएगा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विद्या की है, तो आपको याद रखना है यह साक्षात्कार है। आगे की ओर देखिए यहाँ से बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है रसीम वाजपेयी अपने बारे में कुछ बताएं। यानी यह रसीम वाजपेयी अपने गुरु से यानी बिरजू महाराज से पूछते हैं कि अपने बारे में कुछ बताएं। बिरजू महाराज क्या कहते हैं, देखिए बिरजू महाराज यहाँ से शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि मेरा जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 1938 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ। आप ये सभी पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, आप ये सभी जो पॉइंट्स है यहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। घर में आखिरी संतान, घर में यह अंतिम संतान थे, 3 बहनों के बाद भाई। यह बहुत बार पूछे जा चुके हैं प्यारे बच्चों कि कितने भाई थे, तो आप याद रखेंगे 3 बहनों के बाद सबसे छोटी बहन मुझसे 8 साल 9 साल बड़ी। बता रहे हैं यहाँ पे कि मेरी जो छोटी बहन है वह मुझसे 8-9 साल बड़ी है। अम्मा तब 28 के लगभग रही होगी। बहनों का जन्म रामपुर में, क्योंकि बाबूजी यहाँ 22 साल रहे। आप याद रखेंगे जो बहन का जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो रामपुर में, लेकिन इनका जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 1938 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के दिन हुआ था, एक दिन पहले हुआ था, ध्यान रखेंगे। क्योंकि बाबूजी यहाँ 22 साल रहे, बड़ी बहन लगभग 15 साल बड़ी है। याद रखेंगे इनकी बड़ी बहन कितनी साल, 15 साल बड़ी है। उस समय बाबूजी रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ भी गए। मैं 1.5-2 साल का था। उस समय विभिन्न राजा कुछ समय के लिए कलाकारों को मांग लिया करते थे। पटालिया भी गए थे पहले। पटालिया जगह के नाम यहाँ पे बात किया गया, पटालिया यहाँ पे जो यह जगह की बात किया गया है। रायगढ़ 2-2.5 साल रहे होंगे। रामपुर लौटकर आए। रामपुर काफी अरसे रहे, अरसे के मतलब बहुत समय तक रहे। जब वहाँ 6 साल के थे तो अक्सर नवाब याद कर लिया करते थे। हलकारे आते थे, मतलब बुलावा आता था तो जाना पड़ता था। चाहे जो भी वक्त हो वहाँ पहुँचना पड़ता था। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो यहाँ से कहते हैं, देखिए आप लोग के लिए एक और है कि आप लोग पुस्तक अवश्य रखें, हिंदी का किताब अवश्य रखें ताकि आप उसमें भी देख सकें। कहता कि 6 साल की उम्र में मैं नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया। मैं नाचता था जाकर। क्यों पसंद आ गया था, क्योंकि मैं नाचता था जाकर, पीछे पैर मोड़कर बैठना पड़ता था, चूड़ीदार पैजामा साफा अचकन पहनकर। आप याद रखेंगे चूड़ीदार पैजामा और साफा अचकन पहनकर। अम्मा जी बेचारी बहुत परेशान, उन्होंने हमारे तनख्वाह भी बांध दी थी। जो नवाब साहब थे मेरे तनख्वाह भी बांध दी थी। बाबूजी रोज हनुमान जी का प्रसाद मांगे कि 22 साल गुजर गए। बाबूजी रोज हनुमान जी का प्रसाद मांगे कि 22 साल गुजर गए, अब कोई नौकरी छूट जाए। नवाब साहब बहुत नाराज कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रह सकते। कहने का मतलब यहाँ है कि बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद मांगे कि मेरा 22 साल गुजर गया है, मेरा नौकरी अब न छूटे। और मेरा जो इस बात को लेकर, क्योंकि नवाब साहब बहुत खुश हो जाते थे इनको देखकर, लेकिन वहाँ पे नाराज हो गए कि तुम्हारा लड़का अगर नहीं यहाँ रहेगा तो तुम भी नहीं रह सकते। खैर बाबूजी बहुत खुश हुए और उन्होंने मिठाई बांटी। बाबूजी बहुत खुश हुए कि चलो मेरा बेटा तो अब अच्छा प्रोग्रेस पे पहुंच गया है। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया कि जान छूट गई। वहां से फिर निर्मला जी जोशी के स्कूल में यहाँ दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए। यहाँ 2-3 साल काम करते रहे। ये शायद 43 की बात रही होगी। उस उम्र की जुबली टॉकीज हिंदी के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में मेरा नाच रखा गया। यह हाल अभी भी है। इसमें मैं एक कलाकार के नाते आमंत्रित था। उस समय न जाने क्या नाचा रहा होऊंगा, तबला बाबूजी ने बजाया। अक्सर वे बजा देते थे, पर उन्होंने मेरी आदत डाल दी थी कि अक्सर जहां वे खुद नाचते तो पहले मुझे नचवाते थे और खूब जोरों से जमकर नाचता था। यो मुझे याद तो था नहीं, पर वे जो बोल देते थे वे टुकड़ों का मेजरमेंट में फट से याद कर लेता था। जैसे दिग दिग थेईता, याद रखेंगे, जैसे दिग दिग थेईता। यह इनका एक पॉइंट्स है जिससे ये अपना डांस प्रोग्राम करते थे। मैं अंदाज कर लेता यह नाप मेरे ईश्वर की कृपा से शुरू
में अच्छा रहा, खूब नाचा। उसी समय वहां कपिला जी, लीला कृपलानी आदि हिंदुस्तान डांस अकादमी में थे। याद रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को, ये सभी लीला अकादमी हिंदुस्तानी है, वह हिंदुस्तानी डांस अकादमी में थी। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है कि बाबूजी के साथ रोज आता था, हालांकि लौटते लौटते मुझे नींद आ जाती थी टांगे में। मुझे हैट पहनने का, हैट का मतलब टोपी पहनने का बहुत शौक था। एक बार हैट पहने टांगे में लेटा था, पार्टीशन के कारण चेकिंग भी चल रही थी। हैट गिर गया तो मुझे गुस्सा आया। आते हैं स्कूल और सो जाते हैं। फिर उठाया, झंडे वालान के पास। उस समय तो यो भी डर लगता था पहाड़ी से रात में। याद रखेंगे जो झंडे वालान के पास है, उस समय डर लगता था पहाड़ी वाली रात में। बाबूजी के हाथ में छड़ी देखकर पुलिस वाले ने टोका भी, क्योंकि उन दिनों यह सब नहीं रख सकते थे। और खैर उन दिनों ऐसे ही दिन बीतते रहे। लेकिन कपिला जी, लीला जी की जो हायर ट्रेनिंग देती थी वह मैं याद कर लेता था, और अगले दिन बाबूजी से कहूँ कि मुझे याद हो गया तो मानते नहीं थे। फिर देखिए यहाँ से बढ़ रहे हैं। फिर जब अम्मा जी कहे सुन लो और मस्का लगाए तो सुनते थे। जब अम्मा जी कहती थी कि सुन लो तो मस्का लगाए और तो वे सुनते थे। तो ऐसे परन कीड़ तक, देखिए यहाँ से, तो ऐसे परन कीड़ तक धुन धुन नातिटता धान धिनता। ये परने उस 7 साल की उम्र में मैं खूब सुनाता। उनको दरअसल उस समय नौकरी की यह नहीं थी कि जम गए एक ही जगह। जैसे मैं 28 साल से यहाँ हूँ, तब जहाँ भी नौकरी की वहाँ रहे कुछ दिन, फिर लखनऊ आ गए 2-3 महीने। यह स्वतंत्रता थी। रामपुर है तो 3 महीने दिल्ली चले आए। बंदिश नहीं थी कि कहीं हिल नहीं सकते। मेरा मन भी नहीं लगता और लगता मैं भी ऐसा करूं। बस इसी तरह वक्त बीता। यह दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, काटामारी होने लगी, तो डर के मारे अम्मा और मैं लखनऊ चले आए। तालीम इसी किस्म की थी। कुछ क्लास में देखा था, कुछ ताऊ जी को सिखा रहे हैं उसे देखा, कुछ लखनऊ में। इसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम जिन्हें बाबूजी जाते थे, जौनपुर, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, बम्बई आदि, इनमें मुझे जरूर रखते थे। पहले इसलिए कलकत्ते में बहुत मजा आया, उसमें फर्स्ट प्राइज मिलने वाला था। फर्स्ट प्राइज इनको मिलने वाला था कहाँ? कलकत्ता में। उसमें शंभू महाराज, देखिए आप इसको याद रखेंगे, उसमें शंभू महाराज चाचा जी और बाबूजी दोनों नाचे, पर उसमें फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। तो चाचा कहने लगे, देख भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यहाँ से आप याद रखेंगे इस कहावत को, इस पॉइंट को शायद पूछ लिया जाए। और मैं बहुत खुश, चेन और मेडल वगैरह मुझे मिला। उस समय मैं साढ़े 8 साल का था। समझ लीजिए कि 9-9.5 साल के भीतर ही सब तमाशे हो गए मेरी जिंदगी के। हाँ, मैं ऑमलेट नहीं खाता था। चाचा जी खाते थे तो कहे, अबे दाल का चिल्ला खाएगा? जब अंडा कहकर पूछे तो नहीं खाता था, पर जब मूंग की दाल कहे तो बड़े मजे से खा लेता था। तो शंभू महाराज शुरू से ही बड़े शौकीन तबीयत के थे। लच्छू महाराज शुरू से ही बड़े अप टू डेट रहते थे। जब वे शायद 28 से 30 साल के थे, तब वे गए हैं कलकत्ते न्यू थिएटर्स कंपनी में। 40 साल कलकत्ते और बम्बई मिलाकर फिल्म में बीती। अब यहाँ से कुछ आपको हमने यहाँ पे छोड़ा था। देखिए यहाँ पे इनकी कुछ कम पंक्तियाँ हैं। श्याम 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 है वृक्षन की पतियन में, फूलन की कलियन में, पवन की झकोरन में। श्याम श्याम है गुनियन के तालन में, गायक के स्वरन में, कवियन के हृदय में। आगे बढ़िए तो यहाँ से देखिए कहता, श्याम श्याम है यही ब्रज श्याम तो सो, अरज करे कर जोरे, अंत हूँ शरण पाऊं, श्याम 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 है। तो यहाँ से आपने समझ लिया होगा ये पॉइंट्स को। चलिए आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है, हाँ 9.5 साल का था जब बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। आप याद रखेंगे 9.5 साल में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में मेरा था। उनका जो लास्ट प्रोग्राम था वह कहाँ था? मैनपुरी में था।
वे 54 साल के थे। जिस समय वे 54 साल के हो गए थे, लू लग गई थी उन्हें, और यहाँ उनकी जगह मैं नाचा था। किनकी बात कर रहा है यहाँ पे? तो इनके पिताजी की बात कर रहा था कि अपने पिताजी की जगह मैं नाचा और उन्होंने भाव बताया था। उस समय क्योंकि उन्हें बुखार था, लू उन्हें मैनपुरी में ही लगी थी। वहां से हम लोग लौटकर आए तो 16-20 दिन रहे वहां। कमजोरी आती गई। बाबूजी को यह आदत थी और मेरी भी आदत है कि अपना दुख और कष्ट ज्यादा किसी से कहता नहीं हूँ। वे भी छिपाते रहते थे। उन्हें भी शुगर था। उन्हें क्या था? शुगर था। तो इस इक्के पर चौके वगैरह चले गए और सबसे मिल गए। जितने जितने भी अमीनाबाद में थे, बाजार आदि में मिलने वाले, और सभी प्यार करते थे उन्हें। वह उनके साथ आखिरी प्रोग्राम था। पिताजी के साथ उनका आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनपुरी में, याद रखेंगे। मुझे तालीम बाबूजी ने से मिली। गंडा भी बांधा उन्होंने मुझे। जब बांधा तो अम्मा से कहा, जब तुम्हारा लड़का मुझे नजराना नहीं देगा, गंडा नहीं बांधूंगा। तो मुझे 500 रुपये के 2 प्रोग्राम मिले थे। जब 500 आया तो गंडा बंधवाया उन्होंने। याद रखेंगे कितने पे उन्होंने गंडा बंधवाए? तो 500 पे। गंडा बांधते कौन थे? तो इनके पिताजी, बाबूजी इनके बांधते थे। और कहा, इसमें से 1 पैसा नहीं दूंगा, यह मेरा पैसा है, मैं इसका गुरु हूं और यह इसने मुझे नजराना दिया है। तो 500 रुपया देकर मैंने गंडा बंधवाया। तो मुझे और जगत का हर एक लड़का है लखनऊ में, दोनों को एक साथ गंडा बांधा। तो संदिग्ध मैं बाबूजी का हूँ। फिर पिताजी की मृत्यु हुई और उस समय मैं इतना छोटा था कि उनका दुख भी ठीक समझ में नहीं आया। उनके मरते ही हम लोगों के बहुत खराब दिन शुरू हो गए। उधर शंभू महाराज जी का शौक, कर्जा लेकर खाना पीना, गालियां देना घर भर को। उनके 2 बच्चों की मृत्यु की भी लगभग उन्हीं दिनों हुई। यह सब उसी समय की बात है। बाबूजी की मृत्यु के साथ ही साथ पिताजी बहुत दुखी रहते थे। उनसे उसी समय मैं अम्मा को लेकर नेपाल गया। सोचिए, उस समय बिना पिताजी के मुजफ्फरपुर भी गए, अम्मा ले गई, बांस बरेली भी। उस समय यह हालत थी कि 50 रुपये भी मिल जाए तो कहीं कहीं से तो बहुत है। पहले का सब पैसा हमारे टाइम तक खत्म हो गया था। कर्जदार बहुत हो गए थे। बाबूजी किसी का भी भला करने के लिए 1 से लेकर दूसरों को दे देते थे। मतलब 100 लिए 200 दूंगा कहकर उनकी अजीब सी आदत थी। कानपुर 2-2.5 साल रहा, जिसमें 25-25 रुपये की 2 ट्यूशन की मैंने। आर्या नगर में पैदल 3 मील चला जाता था और रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता तो डर भी लगता था। 10-11 साल की उम्र थी मेरी। अब 50 रुपये के रिक्शे पर खर्च करता तो क्या बसाता, और ट्यूशन में नागा हो तो पैसा अलग काट लेते थे। 50 रुपये में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा मैं। एक सीताराम बागला करके लड़का था, अमीर घर का। उसे मैं डांस सिखाता और वह बेचारा मुझे पढ़ा देता था, हाई स्कूल की पढ़ाई। देखिए, अब यहाँ से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं शुरू से। तो यहाँ पे कुल टोटल इनके अपने जीवनी यहाँ पे बताया गया है। ये इनके जीवनी से रिलेटेड पूछा गया है बात साक्षात्कार में कि बताइए आपका जीवन कैसा रहा, किस तरह से आपकी ज़िंदगी कटी। तो ये सभी पॉइंट्स को बताएं कि मैं जब बचपन था तो 5-6 साल की ही उम्र में मुझे नवाब साहब पसंद कर लिए थे। सभी नाच जो जहाँ पे डांस पिताजी करते थे वहाँ भी मैं करने जाता था। हर पॉइंट्स अपने पिताजी का नकल करके, दूसरा का नकल करके एक अच्छा मैं डांसर बन गया था। और यहाँ तक कि जब मैं 8-9 साल 10 साल 11 साल के हुए तो मेरे पिताजी चल बसे। और उसी समय मेरे अंदर इतनी सारी बुराइयाँ टूट कर आई, कर्जदार टूट कर आए कि मुझसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और इसके लिए मैंने कुछ ऐसे वैसे छोटे मोटे काम करने शुरू किए। इसी तरह से हम आप लोगों को भी कहते हैं, आप छोटे छोटे काम करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप थोड़े थोड़े पढ़िए लेकिन ढंग से पढ़िए तो आपको मिलेगी। तो यही चीज़ इस कहानी में बताया गया, यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा। देखिए, यहाँ से कुछ कविता टाइप के देख लेते हैं इसको। आज प्रिय श्यामा श्यामा भई, एक अजूबा देखी सखी मैं, अति सोचकित भई, अंकाही भरी भरी कान राधिके, एकल रूप भई। ले कान की बांसुरी अपने करहूँ लई, बार बार ले अधर लगावती, बंसी तान भई।
निरखत छवि ब्रज श्याम रंग सो राधा श्याम भई। तो यहाँ से आपने देखा इनके पॉइंट्स हैं। तो ये सभी पॉइंट्स पूछे नहीं जाते हैं जनरली, आप ये सबको न रटें तो सिंपल है। चलिए आगे की ओर बढ़े। जहाँ जहाँ से हमने आपको बताया वे सभी पॉइंट्स को अगर आप रट लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने वाले। देखिए कहता है कि कहाँ चिंता कहाँ अम्मा, कहाँ 50 रुपए की ट्यूशन, सब बिखरा हुआ इसलिए फेल भी हो गया। ये जो पढ़ाई पढ़ रहे थे उसमें फेल भी हो गए, मतलब पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर पाया। अच्छी तरह से पढ़ता तो पढ़ता तरीके से तो ईश्वर की कृपा, मेरे दिमाग बहुत तेज था शुरू से। नेपाल भी इसी दौरान गए थे, एक हमारे रिश्तेदार थे वहाँ झुम्मक लाल करके, तो अम्मा इसलिए ले गई थी कि कुछ इनाम वगैरह मिल जाए, बस यही एक कारण था। वहाँ रहे नहीं, खास प्राप्ति नहीं हुई। जाते में मुजफ्फरपुर भी गए थे, जयपुर भी गया मैं, वहाँ भी कोशिश की, मतलब यह कि प्रोग्राम मिल जाए, 200-400 मिल जाए तो कुछ महीने कट जाएंगे, ऐसी हालत थी मेरी। हम लोग रहते एक मकान में ही थे, पर ऊपर नीचे चूल्हा शुरू से अलग था। महाराज जी का अपना खाना पीना जैसा था। पिताजी के समय से ही दादी पिता अलग रहते थे, चाचा भी अलग रहते थे, और वे मारा पीटी भी बहुत करते थे। 14 साल की उम्र में जब मैं वापस लखनऊ आया तो फेल होकर, तब कपिला जी अचानक लखनऊ पहुंची, मालूम करने की लड़का जो है वह कुछ करता भी है या आवारा या गिरा कट हो गया, वह है कहाँ। तब अम्मा जी ने दिखाया मुझे कि करते तो हैं थोड़ा बहुत जो सीख पाए थे। तब कपिला जी मुझे संगीत भारती, जो पहले हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस एकेडमी था वहीं संगीत भारती हो गया था, लाई। 6 महीने बढ़ गए तो बहुत खुश हुआ मैं। उस समय 250 रुपया मिलते थे और रहता था दरियागंज में। एक दुचती थी, जैन साहब का मकान था। अम्मा जी को यह दुख कि जैनियों का मकान है, लड़के को प्याज खाने को नहीं मिल रहा है। मछली तो खाता नहीं था, पर उसमें छोटी सी तो जगह थी। टेबल फैन ले लिया था। दरियागंज से 5 या 9 नंबर बस पकड़ता था, कभी रिगल पर और तो कभी ओडेन सिनेमा के पास उतरता था। वह स्कूल था रिवोली के पास, तो 1 महीने तक मैं रास्ता भी भूल जाता था। एक से खंबे हैं चारों तरफ, तो मैं किसी न किसी सीढ़ी से चढ़ जाता था। बड़ी मुश्किल से फिर निशान बनाए कि यहाँ से जाओ और यहाँ से जाओ। इस तरह से मैंने कुछ निशान बनाया ताकि हम भूल नहीं पाए। तो आगे यहाँ से हम बताने की कोशिश, यहाँ से हम पॉइंट्स कर दे कि यह बिरजू महाराज जी के यहाँ पे फिगर दिया गया है। यानी यहाँ से कहते हैं कि मेरे जिंदगी में इतना भूचाल आया कि आप सोच नहीं सकते हो। मतलब 50-25 रुपए की मेरे अंदर क्षमता नहीं थी कि कहीं से आ जाए, लेकिन मेरे अंदर गुण था, लेकिन किसी कारणवश कहीं कोई काम नहीं मिल पाता था, कोई दे नहीं पाता था, कमाई नहीं होती थी, जिससे हालत और बिगड़ चुकी थी। यहाँ तक कि मेरे जो ताऊ जी चाचा जी थे वे भी अलग रहते थे, उनका खाना पीना अलग, मारा पीटी हुए गाली गलौज सभी करते थे। बहुत तरह के प्रॉब्लम हो गया था मेरे ज़िंदगी में। लेकिन इसके बाद मैं फिर पुनः कहाँ आया, लखनऊ आया, तो वहाँ कपिला जी हमको मिली, और कपिला जी कहाँ लेके चली गई, तो वे हिंदुस्तान म्यूजिक जो डांस एकेडमी है वहाँ लेके चली गई, जिसे अब संगीत भारती कहा जाता है। तो वहाँ लेके गई और वहाँ हमको काम मिला, जिसमें 250 रुपया मिल जाते थे उस समय के। तो यहाँ तक कि अब इनको कुछ थोड़ा थोड़ा इनके ज़िंदगी में सुधार आना शुरू हो गया, जिसके कारण वे एक टेबल फैन भी ले रखे थे। यानी उनके जो सपने थे अब धीरे धीरे पूरा होने लगे थे, और वे बड़ी मुश्किल से आते जाते थे और उन रास्ता हमेशा भूल जाते थे, जिसके कारण वे अपने निशान को बनाए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए कहता है, हाँ, एक घटना बहुत दुखदाई ही शुरू में बाबूजी के मृत्यु के समय, एक उनको बहुत दुखदाई घटना मिला। उनके बाबूजी के मृत्यु के समय बिल्कुल पैसा नहीं था घर में कि उनका 10वां किया जा सके। 10 दिन के अंदर सोचिए, मैं 2 प्रोग्राम किए और उन 2 प्रोग्रामों से 500 इकट्ठे हुए, तो 10वां और 13 की गई।
12 मित्रों आदि को भी शायद अंदाज नहीं रहा होगा, बाहर के जो मित्र हैं उनको शायद यह अंदाज नहीं रहा होगा कि घर की ऐसी हालत है। जो भी हो, यह मुझे अच्छी तरह याद है कि पिताजी का मरना, फिर उन 10 दिनों में मेरा नाचना और पैसे इकट्ठा होना और उनसे ही 10वां 13ही का इंतजाम होना, यह मुझे अच्छी तरह याद है। उससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसी हालत में मैं नाचने गया, मेरा ख्याल है कानपुर या देहरादून, ऐसी जगह, लखनऊ से वहां गया। मैं नहीं नाचता तो पैसा कहाँ होता, यह बहुत बड़ा दुखद वक्त था। खैर बहरहाल जब 14 साल का था तो संगीत भारती आया। फिर जब 1 साल हो गया तो कहने लगे अब तुम परमानेंट हो गए। मैं वहाँ 4.5 साल काम किया। संगीत भारती में सबसे बड़ी कमी थी कि गुप्ता जी भारतनाट्यम, मणिपुरी आदि वालों को तो यह कहते थे पंक्ति बनाकर ग्रुप फिट करो, ये करो वो करो, और समझते थे कथक में 8 मिनट का रानी करना का सोलो करवा दो, बस वही काफ़ी है। देखिए यहाँ से आप समझिए पॉइंट्स को। यहाँ से संगीत भारती में बड़ी कमी यह थी कि गुप्ता जी भारतनाट्यम, मणिपुरी आदि वालों को तो कहते थे कि पंक्ति बनाकर ग्रुप फिट करो, पंक्ति बना दो सभी को, तुम ग्रुप फिट करो, ये करो वो करो। समझते थे कि कथक 8 मिनट का रानी करना का सोलो करवा दो, बस सब काफ़ी हो गया। तो यहाँ से इनके बारे में कुछ कटाक्ष मिलने लगे, जिनके कारण इनके मन में कुछ ऐसा आने लगा। देखिए आगे कहता है, मुझे बहुत दुख होता था, मैं कर सकता हूँ और कुछ करने नहीं देते। इसी धर्म संकट में मैंने नौकरी छोड़ दी। करीब 56 के आसपास लगभग 8 महीने मैं अलग रहा। मैं लखनऊ चला गया था, बस ऐसे ही। तब तक शंभू महाराज आ चुके थे। वे भारतीय कला केंद्र में और सुमित्रा जी के यहाँ करजन रोड में सिखाते थे। माया राव को संगीत भारती की कमाई से मैंने एक साइकिल खरीदी थी जो मेरे पास अभी भी है, और उस साइकिल को मैं नहीं बेचता हूँ। उससे देखकर मैं पुराना वक्त याद करता हूँ कि किस तरह साइकिल पर मैं चढ़कर एक ट्यूशन करता था 50 रुपए की। संगीत भारती के पैसे काफ़ी नहीं होते थे। फैमिली भी खरा खंबा रोड पर 2 बच्चे थे, मिक्की और अन्नू। 2 बार यहाँ सड़क पर गिर भी पड़ा मैं अनबैलेंस होकर। साइकिल कम चलाऊ आती थी, ठीक से थोड़ी आती थी। बस के पैसे बचने के लिए खरीदी थी साइकिल। खैर भारतीय कला केंद्र आए पूसा रोड पर। वहाँ आए तो वहाँ भी छोटी क्लास मिली, यहाँ भी झमेली वाली क्लास। जबकि मेरे अंदर हुए चरण टुकड़े तिहाइया बल खाती कि कोई आवे तो उसे दूं, पर वहाँ यह था कि बड़े लड़कियां समझदार जो भी आएंगी बड़े महाराज के पास आवेंगी। यहाँ काहे को आवेंगी, जब 18-20 साल का लड़का बड़े बुजुर्ग के आगे कहाँ चल सकता था। खैर उसमें रसीम जी एक लड़की मिली थी। तो यहाँ तक आज हम लोग देखने वाले हैं, यहीं तक देखेंगे। इसका सेकंड वीडियो हम लोग इसका सेकंड पार्ट सेकंड वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसका चैप्टर बहुत लॉन्ग है। चलिए यहाँ से कुछ वाक्यांश दिया गया देख लेते हैं। बिरजू महाराज का नृत्य देखते हुए वाक्यांश, स्थिति नहीं, गति नहीं, मुद्रा नहीं, नहीं भंगिमा, लय के लय मान सृष्टि, कथा कृति मूर्ति मना। ये इनकी काव्यांश है। आगे बढ़िए तो यहाँ कहते हैं, बजते हुए घुंघरू नहीं, पूरा का पूरा अंतरिक्ष घूमता चमकते नक्षत्र का अंकुरित भाव के सवरे जाते, जमीन पर सुरमय सूक्ष्म सुरों की गणित स्वरूप अगाध, पैर महज चलते नहीं भसाए बेबस जहाँ, वहाँ से आगे बढ़ हमें रंगते रचते गाते, आत्मा को संवारते अवतार लेते, लीला कमल बनते बनाते, भाषा अनंत की यह कैसी है, चरणों की चेरी है, ध्वनियों की छवि गृह में शाश्वती, दीपित है हृदय शिखा। तो यहाँ से हम लोगों ने यह पॉइंट्स को देखा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो के आप लोग वीडियो को चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।